साथियों नमस्कार। आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ। ये कोई नई वीडियो नहीं है। मैंने इस वीडियो का टॉपिक है स्टोरी ऑफ आम्बिक। आम्बिक कोई नया पात्र नहीं है। आम्बिक हमारे बीच में आज भी मौजूद है। हमें समझना होगा, हमें जानना होगा कि आखिर वो आम्बिक कौन है और आखिर वो विदेशी आक्रांता जो सिकंदर का विचारधारा है वो किसके अंदर है। ये जानना आज बहुत ज़रूरी है। आज के टॉपिक के हिसाब से हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो आपको मैं सुना दूँ कहानी और बता दूँ ये दृश्य कि हमें किस किस नाम पे तोड़ा जा रहा है। हमें नाम के द्वारा तोड़ा है, हमें जाति के द्वारा तोड़ा जा रहा है, हमें जाति के नाम पर बांटा जा रहा है, हमें नाम से बांटा जा रहा है, हमें धर्म से बांटा जा रहा है, हमें भाषा के नाम पर बांटा जा रहा है, हमें राज्य के नाम पर बांटा जा रहा है। और कितना बांटोगे हमें। हम हर समय बढ़ते तो आ रहे हैं, हम हर समय छटते तो आ रहे हैं, हम हर समय एक नई पहलू को छोड़ते तो आ रहे हैं। हमने अपने पुरखों से ये नहीं सीखा कि बलिदान क्या होता है। आज हम बताएंगे कि हमें किस प्रकार तोड़ा गया और किसने जोड़ा और किसने वो गुरु मंत्र दिया कि एकता में शक्ति है। ये दोनों पहलू, एक पहलू है जो जोड़ने का है, एक पहलू है जो तोड़ने का है। वो दोनों चीज़ हमारे ही अंदर है। और ये जो युद्ध हो रहे हैं देश के अंदर, अपने देश के अंदर, वो हमसे ही है, हमारे अंदर के ही है। बाहर के युद्ध नहीं है, बाहर की शक्ति नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि यहाँ से जीत के जा सके। कोई मलाल ही नहीं होता, कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो देश को हरा सके स्वयं के सिवाय। तो कहानी में ये है कि एक आम्बिक तक्षशिला का राजकुमार भी था, क्योंकि तक्षशिला गांधार नरेश की राजधानी थी और गांधार नरेश उसके पिताजी थे आम्बिक के। जो राजकुमार आम्बिक था वो वहाँ का राजकुमार था। तो राजकुमार के बारे में आचार्य चाणक्य अपने मित्र सटकार को बता रहे हैं कि हमारे देश को तोड़ने की राजनीति कहाँ से शुरू हो रही है। और वो सिकंदर यूनान से कूच करता हुआ आ रहा है देश की ओर। इस कहानी को आगे शुरू करते हैं। गांधार नरेश उनकी कहानी है। जी कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि जो गांधार नरेश को ये बात पता नहीं थी कि उनके देश पर हमला होने वाला है। वहाँ के जो केकई के राजा पुरु, उन्हें अपना देश विस्तारित करना था, उन्हें अपना देश और बढ़ाना था। तो इसके लिए वो एक नई नीति बनाते हैं और उसमें नीति में एक सुंदर युवती को वहाँ पर बेचते हैं गांधार नरेश को बंदी बनाने के लिए। तो वो बंदी नहीं बनाते, वो उसे अपने प्रेम जाल में फंसाती है। राजा को नहीं, उसके सेनापति को। वहाँ का जो सेनापति था उसका नाम था सिंहनाथ। उसे ग्रिप में लाने के लिए, क्योंकि उसकी पत्नी कुछ समय पहले खत्म हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो वो बड़ा बेचैन रहता था, बड़ा उदास रहता था। उसको फंसाने के लिए जो केकई के राजा थे, उन्होंने वहाँ से एक सुंदर चतुर चालाक एक युवती को भेजा, क्योंकि वो गुप्तचर थी, वो गुप्तचरी का कार्य करती थी। तो वो उसे आसानी से सेनाथ को अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है। और फंसाने के बाद में साल 2 साल के अंदर जो केकई के राजा हैं, वहाँ के बहुत सारे सेनापतियों को नहीं बल्कि सेना को उस सेना में प्रवेश करा लेती है। उन्हें वहाँ पर पद दिला देती है और वहाँ से कहीं गुप्तचर महिलाओं को भी, युवतियों को भी उसमें कराती है, क्योंकि उन्हें गांधार नरेश को हाईजैक करना है। इसलिए वो क्या करते हैं, उनसे प्रेम जाल में फंसाते हैं। उन्हें फंसाने के बाद में एक तरीका से जो आज के लोग झूठ मूठ बोल के लोगों को फंसाते हैं, उसी तरीका से उस समय भी ये चीज़ें चल रही थी। तो वहाँ पर जब केकई के राजा पुरु उस पर हमला करते हैं तो वहाँ कोई विरोध भी नहीं करता और आसानी से, बहुत ही संलीनता से उस देश को जीत लिया जाता है। उस राज्य को, उस गांधार नरेश को हरा दिया जाता है। और जब हारने के बाद में वो जब सोचते हैं कि अब क्या किया हो जाएगा आपके साथ में, केकई के राजा उन्हें पूछते हैं कि अब तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए, क्योंकि तुम हार चुके हो। तो वहाँ पर जो कहते हैं कि एक राजा के साथ दूसरे राजा को करना चाहिए वही आप मेरे साथ करो, ये निर्भीक होके कहते हैं। तो उस समय पर केकई के राजा आसानी से कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें अपना प्रतिनिधित्व बनाकर ये राज्य सौंप रहा हूँ और आप इस राज्य को चलाइए और रहिए यहाँ पर। तो इस चीज़ को देखकर आम्बिक, उनका जो पुत्र है, वो बहुत ही टूट जाता है अंदर से और वो बदला लेने का सोचता है। इस बदले को लेने के लिए वो दिन रात मेहनत करता है और अध्ययन तो छोड़ देता है, मेहनत करता है, प्लानिंग बनाता है। इसके चलते चलते उसे पता चलता है कि यूनान से एक सिकंदर आ रहा है, सिकंदर नाम की तूफान आ रहा है। वो क्या चाहता है कि पूरी दुनिया को जीतना। और उसके बारे में उसने ये भी सुना कि उससे कोई युद्ध नहीं करे और उससे मित्रता करे तो वो वहाँ की संस्कृति को नष्ट नहीं करता।
और उसका मेन मकसद था कि अपनी संस्कृति को पूरी दुनिया में फैलाना। उसका मकसद था कि हर देश पर कब्जा करना मानसिक रूप से। उसकी जो विचारधारा थी, उसके साथ में कहीं विद्वान जो आर्य को जानते थे, जो भारतवर्ष को जानते थे और कहीं भाषाओं को जानते थे, ऐसे विद्वान थे। हर तरह की लैंग्वेज को समझना, उन लोगों को वो यहाँ पर लेके आ जाता और अपनी संस्कृति को इस्टेब्लिश कराना चाहता था यहाँ पर। वो बहुत ही दुर्दांत और क्रूर शासक था, उसके बारे में लोग नहीं समझ रहे थे और इसी चीज़ को वो यहाँ पर अप्लाई करना चाहता था, इस देश में अप्लाई करना चाहता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर उसके पिता बैठे थे, आचार्य चाणक्य। उन्हें उसके बारे में नहीं पता था। तो जब कहानी को आचार्य चाणक्य अपने मित्र को आगे सुनाते हैं तो इस बारे में उन्हें पता चल जाता है कि वो तो हार गए। कौन? जो गांधार के नरेश थे वो तो हार गए युद्ध, लेकिन उसके जो पुत्र था उन्हें बहुत ही टूट चुका था। तो वो चाहता था कि मैं किसी प्रकार से इनसे जीतूं, इनसे युद्ध लड़ूं। तो ये अकेले संभव नहीं था, लेकिन वो सिकंदर के आते ही दम भरता है और सोचता है कि अब मैं अपना प्रतिशोध पूरा कर पाऊंगा, मैं अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाऊंगा। तो इसके लिए वो क्या करता है, सिकंदर से मित्रता कर लेता है और सिकंदर से मित्रता करने के बाद में केकय के राजा पुरु को हराता है। और हारने के बाद में क्या सोचते हैं, शायद अब सिकंदर ऐसे मृत्यु दंड दे। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि सिकंदर बहुत चालाक था, उसे अपना मकसद पूरा करना था। उसे यहाँ पर स्वयं एक राजा को मारने के बाद में अपने ऊपर और खतरा मोल नहीं लेना था। उसका मकसद था यहाँ पर अपनी संस्कृति को इस्टेब्लिश करना। तो वो नहीं मारता, वो भी उन्हें प्रतिनिधित्व बना देता है और अपने प्रतिनिधित्व के रूप में राज्य सौंप देता है। इस चीज़ से फिर से वही फूट डलती है कि लोगों को साथ होता क्या है, हमारे राजा, हमारे घर के लोग हमें बांटते हैं और स्वयं राज्य ले लेते हैं, स्वयं सत्ता को हासिल कर लेते हैं, हमें तोड़ते हैं। वहाँ पर सिकंदर ने हमारे राजाओं को तोड़ा और स्वयं दोनों राज्यों का राजा बन गया। इधर आम्बिक में भी टूट पड़ी और उधर उसमें भी टूट पड़ी। क्यों? इस चीज़ का फ़ायदा उठाया इन लोगों ने। और इसी प्रकार से आम्बिक ने फ़ायदा उठवाया क्योंकि अपने ही निजी स्वार्थ के लिए अपने ही घर के राजा से लड़ाई की। और ऐसे ही जयचंद ने किया यहाँ पर, और जयचंद ने किया वहाँ पर। जो मुगल के राजा थे, बादशाह थे, वो क्या करने आए थे, वो भी अपनी संस्कृति को यहाँ पर इस्टेब्लिश करने आए थे, हमारे ऊपर थोपने आए थे, हमारे मंदिरों को तोड़ा, यहाँ से लूट मचाई, हमारी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म किया। इस चीज़ को हमें नहीं समझना चाहिए, ये भी बहुत क्रूर था। और इस चीज़ को समझने के लिए हमें और इतिहास में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ रोज़ हो रहा है, हमें भाषा के नाम पर तोड़ा जा रहा है, हमें राज्य के नाम पे तोड़ा जा रहा है कि वो बिहारी है, वो यूपी का गुंडा है, वो केरली है, वो उत्तराखंडी है। हमें जाति के नाम पे तोड़ा जा रहा है, वो ब्राह्मण है, वो पंडित है, वो क्षत्रिय है, वो वैश्य है, वो चमार है, वो दलित है। हमें इस तरीका से तोड़ा जा रहा है, काटा जा रहा है, कुछ कह नहीं सकते। लोग हमें प्रतिदिन खाने का, नोचने का काम कर रहे हैं और हमारे ही लोग हमसे दूर होके स्वयं तो मरते हैं, स्वयं तो बाद में पछताते हैं और सामने वाले को भी पछताने के लिए मजबूर कर देते हैं। अभी 22 अप्रैल 2025 को क्या हुआ था पहलगाम में? सिर्फ उन्होंने जाति नहीं पूछी थी। दलित हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, उन्हें कोई मतलब नहीं तुम कौन हो, कोई मतलब नहीं कि तुम गुजर हो, महला हो, निषाद हो, उन्हें कोई मतलब नहीं। बस उन्हें एक चीज़ से मतलब है कि तुम हिंदू हो, बस। बांग्लादेश में भी क्या हुआ दीपू चंद्र दास के साथ में, क्या तुम हिंदू हो, बस। कन्हैया लाल के साथ क्या हुआ, कमलेश तिवारी के साथ में क्या हुआ। उन लोगों को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं पड़ता कि तुम किस जाति के हो, बस उन्हें इस चीज़ से फर्क पड़ता है कि तुम हिंदू हो। उनके लिए इतना काफ़ी है। लोग देश को तोड़ना चाह रहे हैं, आज से पहले भी ये होता आया है, आज के बाद भी होगा। ये चीज़ें हमें समझनी होंगी, हमें यूनाइट होकर रहना पड़ेगा, हमें जातियों में नहीं टूटना है, हमें एक बन के रहना है, हमें एकता दिखानी है। जिस प्रकार से उस समय आचार्य चाणक्य ने उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया था, देश की सारे के सारे जो राज्य थे, राज्य के राजा थे, उन्हें एक करके और सिकंदर से युद्ध लड़ा और उसे देश में घुसने से पहले ही नस्ते नाबूद किया था। उसी प्रकार आज हमें ये कार्य करके दिखाना है, हमें फिर से वही गौरव लेके आना है, हमें फिर से देश को एक नई दिशा में लेके जाना है। हमें ये नहीं करना कि ये भाजपा का है, ये सपा का है, ये कांग्रेस का है, ये उसका है, ये उसका। हमें ये नहीं करना, हमें अपने देश को आगे लेके चलना है।
जिस पार्टी की मानसिकता देश को आगे ले जाने की है, जिस पार्टी की मानसिकता देश में रोजगार लेके आने की है, जिस पार्टी की मानसिकता देश में शिक्षा को आगे ले जाने की है, उस पार्टी का हमें साथ देना चाहिए। हमें ऐसे नहीं देना चाहिए कि हमारे स्वयं निजी स्वार्थ हो कि हम उससे ये करा लेंगे, उससे वो करा लेंगे, लेकिन अंत में क्या होता है, हमें ही निर्भीक होकर पिटना पड़ता है और लोग कुचल देते हैं। इसलिए हमें सोचना होगा। और इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।